हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है कमर्शियल बैंक्स या रूरल क्रेडिट के बारे में जो है पढ़ेंगे। यानी कि सोर्स ऑफ क्रेडिट में हम अपने सेकंड सोर्स पर आ चुके हैं, जो कि आपका कमर्शियल बैंक्स, जो कि रूरल क्रेडिट में आपको जो है एक मेन रोल निभाता है। और वहाँ पर वाणिज्य बैंक जो होते हैं वो ग्रामीण जो साख संबंधी समस्याएं हैं उनको काफ़ी हद तक जो है सॉल्व करने में सफल रहता है। तो इस चीज़ को देखो, हम कुछ थ्योरीज, कुछ डाटा के थ्रू जो है अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं रूरल क्रेडिट की आवश्यकता जो है आपके पास, यानी कि ग्रामीण साख की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो है गवर्नमेंट आगे आई और गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक्स को भी कहा कि वो रूरल क्रेडिट की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करे फार्मर्स को। जैसे कि आप अगर बात करते हैं 0.9% था ये आपके पास 1951 में, 0.7% 1961 टू 62, और इसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स को धीरे धीरे हम जो है रूरल क्रेडिट जो इंडिया में ज़रूरत है हमारे पास, उसको हमने धीरे धीरे क्या करा, बढ़ाते गए। और आप सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो हैवी डिपेंडेंस होता है एग्रीकल्चर ऑन द मानसून, यानी कि मानसून मौसम पर बहुत ज़्यादा निर्भरता होती है हमारे देश के अंदर खेती की, जिसकी वजह से भाई एक रिस्की वेंचर जो है क्रिएट होता है। और रिस्क होने की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स कम लोन देना पसंद करते हैं फार्मर्स को, बिकॉज उन्हें लग रहा होता है कि उनके एनपीएस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर वो फार्मर्स को भी लोन प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज अगर सारी डिपेंडेंसी मानसून पर है और अगर बारिश नहीं हुई अच्छी तो फसल नुकसान होगा फसल में, तो फिर इस तरीके से बैंक्स को भी नुकसान होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये मेन रहता है कि कम परसेंटेज था स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे अगर आप बात करें 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 में। ठीक है, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक जो है आते हैं आपके पास रूरल क्रेडिट में। और नेशनलाइज होने के बाद आपके पास यहाँ पर 6 मोर बैंक्स हुए 1980 में। आफ्टर नेशनलाइजेशन बैंक्स ओपन अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द rural areas and the increase their advances of the areas continually. In June 1969, out of the total 8,262 branches of the commercial banks in India, 1832 यानी अप्रोक्सीमेटली 22% जो ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज में ओपन करना इन्होंने स्टार्ट करा, बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन जो पॉलिसी थी बैंक्स की उसके अंदर ये सभी बातें जो हैं कही गई। और अगर आप जून 2016 में देखें तो लगभग हम लोग 34% जो ब्रांचेस हैं कमर्शियल बैंक्स की, यानी कि 47,621 ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज में ओपन की गई हैं रूरल क्रेडिट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर 2017-18 में अगर आप देखें तो अकाउंटिंग में 75% ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड टू एग्रीकल्चर, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, देखिए इंस्टीट्यूशनल मैंने आपको बताया होगा, यानी संस्थागत जो आपके पास साख के स्रोत होते हैं और गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। तो संस्थागत स्रोतों में लगभग उसमें से 75% जो है कमर्शियल बैंक्स ने लोन प्रोवाइड करे कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 18,77,200 क्रेडिट्स होता है आउट ऑफ दी 11 लाख, 8 लाख है, सॉरी 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख में से आपके पास 11 लाख जो है प्रोवाइड किया गया है। आफ्टर नेशनलाइजेशन बैंक्स जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए रूरल क्रेडिट के अंदर, यानी कि साख निर्माण के लिए, साख सृजन के लिए। ठीक है, और उनका एक अहम भूमिका यहाँ पर स्टार्ट होती हुई ठीक है दिखाई दी। तो अगर आप देखें तो जब बैंक्स का एक्सपेंशन हुआ उन्होंने एक रोल निभाया इंडियन एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, और एडिंग द फ्रीइंग लार्ज नंबर ऑफ द रूरल पीपल टू कल्टिंग द मनी लेंडर। जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो आपके पास यहाँ पर लोन लेते हैं, एक तरीके से लोन देने का उनका काम होता है, फिर किसानों को ज़्यादा ब्याज लेते हैं, तो उनसे छुटकारा पाया एक तरीके से कमर्शियल बैंक ने। उसको छुटकारा पाने के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाई, उन लोगों को इतना क्रेडिट की फैसिलिटी कम से कम रेट पर प्रोवाइड कर दी कि वो लोग जो है बाकी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, गैर संस्थागत तरीके होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं या आप साहूकार जिन्हें कहते हैं, उनसे लोन ही ना लेंगे लोग। ठीक है, तो अगर आप देखें 1989 में इंडिविजुअल ब्रांचेस आर एक्सपेक्टेड टू दी क्रेडिट नीड्स ऑफ 15 to 25 विलेजेस ईच। देखिए एक ब्रांच जो है 15 से 25 विलेजेस की जो है आपके पास नीड्स को पूरा कर रही थी 1989 तक। फिर धीरे धीरे इसको जो है बढ़ाया गया, बैंक्स के लेवल पर कुछ बैंकर्स कमेटी बनाई गई और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, जिसमें इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया गया डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ, और कुछ एजेंसीज बनाई गई, लाइक आप कह सकते हैं स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान्स बनाए गए। ठीक है, जो कि सेपरेटली टारगेट करते हैं और ये मॉनिटर किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा इनको जो है
मॉनिटर किया जाता है इन सभी की जितनी भी आपके पास पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है लोन के लिए। तो आपके पास क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स को अगर आप देखें तो बेसिकली क्रेडिट की जो नीड है, हम अभी एग्रीकल्चर्स की ही बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अलावा आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन के लिए भी आपको चाहिए इस चीज़ को, आपको सर्विस सेक्टर के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड, उनको भी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, सेवा क्षेत्र जो है आपके पास, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो है मैंडेट किया गया सर्टेन टारगेट्स और टारगेट के लिए कि जो वो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको लैंडिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा, जहां पर हम बात करते हैं 40% एडजस्ट किया गया नेट बैंक क्रेडिट्स के लिए, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इन दस रिक्वायर्ड टू चैनल टू द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, मेन प्रायोरिटाइज सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहां पर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल बिजनेसेस आ गए, सर्विसेज भी आ गई इसमें इंक्लूड हो गई, और डायरेक्ट फाइनेंस किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड अलाइंड एक्टिविटीज टू रीच द 18% ऑफ द नेट बैंक क्रेडिट। तो जितने भी बैंक की वो क्रेडिट उपलब्ध करवा रहे हैं उसका 18% जो है एग्रीकल्चर को क्या किया गया, अलाइन किया गया, और मतलब डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड किया गया, और उनसे रिलेटेड जो अलाइन सर्विसेज थी यानी कि उनसे संबंधित जितनी भी सेवाएं थी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित, लाइक आप कह सकते हैं कृषि हो सकती है, कृषि से संबंधित लाइक आप कह सकते हैं मछली पालन हो गया, फिशिंग हो गया, या गार्डनिंग हो गया, या फिर आपके पास एनिमल हस्बेंड्री हो गया यानी पशुपालन हो गया, है ना, इस तरीके की चीज़ों में भी किया गया। तो अप्रैल 2016 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स देना स्टार्ट किया, एक स्कीम ऑप्शनलाइज करी, जो कि स्कीम जो है मैकेनिज्म थी इंसेंटिव टू बैंक्स टू हैविंग द सरप्लस टू लैंडिंग द डिफरेंट कैटेगरीज। तो बैंक्स को इंसेंटिव्स दिया जाता था अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस जो है लैंड करते थे, देते थे प्रायोरिटाइज सेक्टर को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बूस्ट ओवरऑल प्रायोरिटाइज सेक्टर लैंडिंग को हमने बूस्ट किया, इसके मैकेनिज्म को अच्छा बनाया ताकि अच्छे तरीके से लोगों को जो है लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो एक बैंक से अनदर बैंक्स और मतलब छोटे छोटे कस्बों तक हमने, छोटे छोटे रीजन तक हमने इसको जो है पूरा किया गया, ठीक है। तो जितने भी रिजर्व बैंक हैं उसके द्वारा ये सारा किया गया, लाइक आप कह सकते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पोर्टल, जैसे ई कुबेर आपके पास एक पोर्टल बनाया गया क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। अब हम फाइनेंशियल इल्यूजन प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इल्यूजन प्लान्स आपके पास सिंपल से वित्तीय एक योजना है जो कि आप कह सकते हैं कि स्टार्ट की गई थी पर्पस फॉर द एक्सपेंसिंग द बैंकिंग फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज, मतलब पूरे इंडिया में किस तरीके से हम बैंकिंग फैसिलिटीज को एक्सपेंड कर पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है बैंकिंग सेवाओं को पहुंचा पाएं, इसका एक मकसद यहाँ पर था, ठीक है। तो फर्स्ट फेज कवर होता है 2010 से 2013 के बीच में, 2010 से 2013 के बीच में, और सेकंड फेज 2013 से 2016, एंड द करंटली थर्ड फेज चल रहा है जो कि 2016 से 2019 के बीच में, और अब हमारे पास नेक्स्ट फेज आएगा, ठीक है। अभी उसके बारे में डाटा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें टू फॉर द डिटेल्स ऑफ द सैंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान जो है प्रिपेयर किए गए डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लान्ड अप्रोच टू फाइनेंशियल इल्यूजन, एक प्लान तैयार किया जाएगा, सेल्फ टारगेटेड बैंक्स को पैरामीटर्स, नंबर्स ऑफ बैंक आउटलेट्स, ये सभी डिसाइड किए जाएंगे कि भाई हमने बेसिक बैंक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, और ब्रांचेज, और जो भी आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ है, या जिस भी तरीके की आपने किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, आसानी से किसानों को लोन मिल जाता है अपनी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। और जर्नल क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट्स ओपन करवाए, ट्रांजैक्शन करवाई BCITC चैनल्स के द्वारा, और ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक्सपेंशन किया लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए। अगर ऑपरेशंस को अगर आप देखें कमर्शियल बैंक्स के क्रिटिकल व्यू हम लें, मतलब इनकी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इस चीज को देखें तो ये कहाँ तक कामयाब रहता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले द फास्ट इंक्रीज इन द बैंक क्रेडिट टू रूरल एरियाज आफ्टर नेशनलाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड स्ट्रेन इन द सिस्टम ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए आपने रैपिड एक्सपेंशन किया और डाइवर्सिफाइड किया भाई अलग अलग एरिया में, तो अगर आप देखें तो बैंक्स बड़े
रूरल एरियाज में, बट नेशनलाइजेशन होने के साथ साथ वहाँ पर कुछ कमियां भी देखने को मिली कि जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा फायदे देखने को मिले, रूरल एरियाज में गरीबों को जिन तक लोन पहुंचाना चाहिए था उन तक लोन नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके की समस्याएं भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर देखें तो रैपिड एक्सपेंशन हुआ बट डिस्टोरेशन हुआ द क्वालिटी ऑफ द स्कीम प्रिपरेशन पार्टिकुलर अंडर द एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स, डिटोरेशन हुआ क्वालिटी ऑफ द लैंडिंग आल्सो ड्यू टू द हैवी वर्कलोड डे टू डे हाउस कीपिंग विदाउट कमर्शियल इंक्रीज इन द सपोर्टिंग स्टाफ। तो इस वजह से कमर्शियल बैंक्स के पास एक बहुत ज़्यादा नुकसान हुए चीज़ों को। Commercial bank have found sanctioning and monitoring a large number of small advances in the rural branches, time consuming and manpower intensive and consecutively high cost proportion। तो इससे इनकी कॉस्ट में भी इंक्रीज हुआ बिकॉज ये छोटी छोटी ब्रांचों तक अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है पहुंचाना चाहते थे, तो उसमें उनका पैसा जो है ज़्यादा खर्च हुआ। तो इस तरीके की समस्याएं जो है क्रिएट हुई। Opening a large number of branches in the rural areas have no educated business potential rise and establishment expenses increase in the non-performing advances affect the profitability of the bank adversely। अब देखिए क्या हुआ, जब रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन की गई तो वहाँ पर भाई बिजनेस पोटेंशियल की मतलब पैसा कमाने की कोई भी गारंटी नहीं थी, कोई बड़ा एक अवसर नहीं था वहाँ पर। और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो वहाँ पर हम लोग बैंक वगैरह खोल रहे हैं उसके जो खर्चे हैं वो खर्चे बहुत ज़्यादा थे। और वहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस मतलब लोगों ने लोन ले लिया लेकिन बहुत सारे लोगों ने लोन नहीं चुकाया, इस तरीके की प्रॉब्लम आई। प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, प्रॉफिट वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। द रिकवरी पोजीशन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज बैड। भाई रूरल एरियाज में लोगों ने लोन की जो रिकवरी है वो बहुत ही मुश्किल हो गई। लोग लोन ही नहीं दे रहे थे, चुका नहीं रहे थे, ले रहे थे बट कहीं ना कहीं डिफॉल्टिंग शो कर दे रहे थे, जिसकी वजह से लोन क्या वापस मिलना थोड़ा कम हो गया। फॉर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ द प्लानिंग कमर्शियल बैंक फेल टू फिल द जोग्राफिकल गैप इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नॉट कवर्ड बाय द कोऑपरेटिव। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में प्रीवियसली पढ़ा था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे थे बट इन्हें भी फिल नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। ठीक है, 6 अगर आप देखें क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो था वो बहुत कम था वहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें द रूरल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 1.58% इन 1991 एंड 0.3% इन 2001। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब लोग 1 रुपये लोन लेते हैं तो मीन्स 1 रुपये वो जमा करते हैं, तो ये रेट कम हो रहा था। लोग लोन ज़्यादा ले रहे थे, जमा कम कर रहे थे बैंक में, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास जो रूरल एरियाज में थे उनको लैंडिंग करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बिकॉज बैंक के पास जब पैसा होगा ही नहीं तो वो पैसा देगा कैसे। आपने अगर क्रेडिट का क्रिएशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा हो साख निर्माण का तो आपको पता होगा कि बैंक के पास जो पैसा आता है बैंक उसी पैसे को लोन देता है। तो अगर डिपॉजिट्स ही कम होंगी तो लोन देने में प्रॉब्लम आने ही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोन डिसर्बल टू द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स डिक्लेयर्ड शार्पली इन द 1990। अब देखिए आपके पास बेसिकली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हमें जो है लोन देना था 1990s में, ऐसा किया गया बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। रूरल बैंक्स जो है मीट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट बाय द इन्वेस्टिंग इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, placing the deposit in the small industrial development banks of India, reduce the rate of the growth and the direct finance to the small and marginal farmers, result that annual compound growth at the rate of direct financial distribution farmers of the 2.5%। भाई देखिए आपके पास 2.5% एकर्स के जो मार्जिनल फार्मर्स थे उनको हमने कहा गया from 18.1% in 19 and 30% this in 1990, the annual compound growth rate of the direct finance distribution वो धीरे धीरे आपका जो है कम होते जा रहा था। अब स्मॉल फार्मर्स हम यहाँ पर कह रहे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में जमीन है, उनके नंबर्स भी लगातार जो है कम होते जा रहे थे। तो पहली बात तो जो बहुत छोटे फार्मर्स हैं उनकी संख्या कम होते जा रही थी और धीरे धीरे आपके पास बड़े फार्मर्स को भी हम लोन लेने में मतलब लोन पहुँचाने में बहुत सक्षम हो गए थे बेसिकली। 8th अगर आप देखें द प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली बिटवीन द आपके पास वन कमर्शियल बैंक टू द अदर, आल्सो बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द कॉर्पोरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। वन हैंड द बिटवीन बैंक्स एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द अदर हैज द अज्यूम टू द डायमेंशंस। अब देखिए आपके पास एक कमर्शियल बैंक से दूसरे कमर्शियल के बीच में तो कोऑर्डिनेशन बिठाना मुश्किल ही था, और कमर्शियल बैंक से कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, जो वाणिज्य बैंक होते हैं और जो आपके पास साख समितियां होती हैं, उनके बीच में आपको एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठाना था, उसमें भी आप जो है वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली 50 से मोर देन जो ब्रांचेज हैं ओन 10 to 15 banks to brought together to implemented a common program
ठीक है। एंड इट इज कैन वेल इज हाउ डिफिकल्ट टू टास्क टू कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए 50 या उससे भी ज्यादा ब्रांचेस जो है 10 से 15 बैंकों के द्वारा ओन की जा रही थी, जो कि भाई उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई उस टाइम पर। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर रह गया आपके बाद, द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर बाय द गंगा बिहारी साहू एंड डी राजेशकर reveals certain disturbing fact as the bank operation and the post reform period, यानी कि 1991 उन्होंने कुछ पॉइंट बताए जहाँ की आप दिखा रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ। बिकॉज ऑफ माउंटिंग द ओवर ड्यूज एंड इंक्रीजिंग लॉसेज ऑफ द रूरल बैंक ब्रांचेस, द बैंक्स आर डायरेक्टेड टू क्लोज देयर लॉसेज एंड ब्रांचेस आर मर्ज देन द अदर बैंक्स। देखिए बिल्कुल भाई, रूरल बैंक्स बहुत ज़्यादा लॉसेज में जा रहे थे, तो 2-3 बैंक मिलकर अपनी उस ब्रांच को मर्ज कर दे रहे थे ताकि उनके खर्चे कम हो जाए, उनके लॉसेज कम हो जाए वहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद द शेयर ऑफ द दोज फार्मर्स बोरोइंग लेस देन 25 डिक्लाइन इन द बोथ टोटल नंबर ऑफ लोन अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। एंड बैंक्स प्रोवाइड लार्जर क्वांटम फंड्स टू द activities of the earning higher interest income that stands more promoting after the deregulation of the legal rate of ultimate borrowing। ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग पर। और better of farmers improve their access to formal credit, marginal फार्मर्स जो है उन तक उनकी पहुंच नहीं थी, मतलब छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उन तक चीज़ों की जो है पहुंच जो है सबसे कम हो रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें जानने को मिली वो भाई क्रेडिट का कमर्शियल बैंक किस तरीके से आपको क्या क्या भूमिका निभाता है, तो होपफुली सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में रहने वाला है। तो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।